जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं खुलेस मार्कंडेय चंद्रा एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग मई मंथ की जितने भी टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स है उसके बारे में जानेंगे। तो चलो आइए, आज की क्लास का है छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 CCPL। बता दूं कि जैसा आपको पता है देश के अंदर आपका आईपीएल होता है, पुरुष का भी और महिलाओं का भी। तो वैसे ही अब हमारा राज्य में भी अब आईपीएल होने वाला है। ये पहली बार ऐसा होने वाला है क्योंकि बीसीसीआई के द्वारा अब छत्तीसगढ़ को भी हरी झंडी मिल गई है। अब छत्तीसगढ़ में भी आईपीएल प्रारंभ होने वाला है। प्रथम संस्करण है, इस बार का प्रथम संस्करण है, ठीक है, जिसमें 6 टीम शामिल होंगे। 6 टीम शामिल होंगे और 6 टीम का नाम कैसे दिया गया है जी? ये हमारे जो है अलग अलग जिला के हिसाब से, ठीक है। कितने टीम शामिल है इस बार? 6 टीम शामिल है। पहला संस्करण है, क्लियर। और ये कहाँ होगा जी? कौन से क्रिकेट स्टेडियम में होगा? छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है आपका? शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम, परसदा, नवा रायपुर। और अभी हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा घोषणा किया गया है कि बिलासपुर में भी एक नया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो राज्य का बोला जाए तो पहला राज्य का क्रिकेट स्टेडियम कौन सा? अंतरराष्ट्रीय शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम, जो परसदा, नवा रायपुर में है। और बीसीसीआई के द्वारा बोला जाएगा तो बिलासपुर में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर पूरी ये आईपीएल है वो आयोजित होगा, ठीक है। अब इस बार इस आईपीएल को प्रमोशन के लिए या प्रमोट करने के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जी? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सुरेश रैना जी को। सुरेश रैना जी को छत्तीसगढ़ आईपीएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसमें शामिल टीम की बात किया जाए तो कुल शामिल टीम है 6, जिसमें कैप्टन किसको बनाया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है। शामिल 6 जो टीम है, एक आपका बस्तर बाइसन है, ठीक है। हम लोग दक्षिण छत्तीसगढ़ से चर्चा करते चलते हैं आगे। बस्तर बाइसन नाम है, कैप्टन कौन है? शशांक चंद्राकर। ये शशांक चंद्राकर अलग है और हाल ही में अभी आईपीएल में बड़े ही फेमस हुए शशांक सिंह, ठीक है, जो पंजाब के लिए खेल रहे थे, किंग्स 11 पंजाब, जिनको गलती से प्रीति जिंटा का कहना था कि मैं गलती से खरीद ली हूं ऑक्शन के माध्यम से, बट वो साबित कर दिया कि हम जो छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, पूरे फेमस रहे। 2-3 मैच तो अपने ही दम पे शशांक सिंह जीता है। छत्तीसगढ़ से भिलाई के निवासी है, ठीक है। अब उनको भी इस बार कैप्टनशिप दिया गया है। पहला टीम हो गया बस्तर बाइसन, कप्तान कौन है? शशांक चंद्राकर। अगला है राजनांदगांव पैंथर्स, क्या है इसके कैप्टन का नाम? अजय मंडल, ठीक है, अजय मंडल जी। रायपुर राइनोस की कमांड संभाल रहे अमनदीप सिंह, ये खरे जो है पहले भी खेल चुके हैं आईपीएल, ठीक है। बिलासपुर बुल्स, ये बिलासपुर बुल्स का कैप्टन है शशांक सिंह, यही पंजाब के लिए, किंग्स 11 पंजाब के लिए आईपीएल के लिए खेल रहे थे, ठीक है। रायगढ़ लायंस के लिए है शुभम अग्रवाल, ये भी आपका रणजी ट्रॉफी का प्लेयर है, ठीक है। सरगुजा टाइगर्स आशुतोष सिंह। मतलब 6 कौन कौन से टीम बनाया गया है जी? एक बस्तर हो गया, फिर उसके बाद राजनांदगांव, फिर आप आओगे रायपुर, उसके बाद आपका बिलासपुर, फिर एक रायगढ़ और एक सरगुजा। रायपुर और दुर्ग दोनों मिलाकर के एक टीम बनाया गया है, क्लियर है। ये 6 टीम है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान में छत्तीसगढ़ से जो इस बार के आईपीएल हुए हैं उसमें कुछ खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे, जिनका नाम है हरप्रीत सिंह भाटिया। ये भी किंग्स 11 पंजाब के लिए खेला है भाई, जो स्पिनर आप लोग देखे होंगे बॉलिंग करते हुए, ठीक है। ये हरप्रीत सिंह भाटिया, इनका नाम भी ध्यान रखना है। साथ में शशांक सिंह, ये भी आपका पंजाब के खिलाड़ी थे, ठीक है।
और इस बार अजय मंडल को भी खरीदा गया था चेन्नई के द्वारा, ठीक है, सीएसके टीम वाले खरीदे थे इसको। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के वर्तमान अध्यक्ष या फिर संरक्षक कौन है जी? बलदेव सिंह भाटिया। तो इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यह छत्तीसगढ़ का पहला आईपीएल है, ठीक है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? सुरेश रैना जी को बनाया गया था। कब से कब आयोजित होगा? 7 जून से 16 जून के बीच में। कौन से स्टेडियम में? आपका वीर नारायण सिंह क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परसदा नवा रायपुर में, ठीक है, जो राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकंड टॉपिक देखते हैं। सेकंड टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। वर्तमान में आपका राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। इस ट्राइबल म्यूजियम का नाम क्या दिया गया है जी? शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम, ये नाम दिया गया है। तो ये ट्राइबल म्यूजियम को कहां पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये कहाँ है? नवा रायपुर में, नवा रायपुर में है। तो इसके जो बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग, उसके सामने ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम बनाया जाएगा। क्लियर है? कितने क्षेत्र पर? एरिया कितना है उसका? 9.75 एकड़, मतलब 9.75 एकड़ एरिया है, उस पर यह म्यूजियम को बनाया जाएगा। लागत कितना है? 25.66 करोड़ लगभग लागत आएगा। इसकी उद्घाटन कब किया जाएगा? 1 नवंबर 2024 को। और 1 नवंबर मतलब राज्य उत्सव दिवस मनाते हैं। 1 नवंबर 2000 को हमारा राज्य का स्थापना हुआ है, इसलिए 1 नवंबर 2024 को इस म्यूजियम का उद्घाटन किया जाएगा। इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करेंगे तो आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले जितने भी आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है, उनको राज्य और देश में पहचान दिलाना मेन उद्देश्य है हमारे राज्य के जो सरकार है उनके द्वारा इसकी स्थापना करने का यही उद्देश्य है। इसमें विशेष बात क्या है? शहीद वीर नारायण सिंह, ज्ञान सिंह, रामाधीन गौड़, गुंडाधुर, झारा सिरहा, दलगंजन सिंह, हिडमा माझी, नागुल दोला, सुखदेव पातर, ये और भी बहुत सारे हमारे आदिवासी स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं, जिनको देश और विदेश में पहचान दिलाने के लिए यह म्यूजियम बनाया जा रहा है। इनकी प्रतिमा का वहां पर अनावरण किया जाएगा, ठीक है। साथ में इस म्यूजियम में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की पूरी जीवनी की संबंधित पुस्तक भी यहाँ पर मिलेगी। क्लियर? यहाँ मल्टीमीडिया गैलरी भी है, ठीक, जहां पर 3D इम्पैक्ट लेजर शो के जरिए सभी सेनानियों की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, ठीक है। आप कभी जाना 1 नवंबर 2024 के बाद, फिर आप इस म्यूजियम को आसानी से देख सकते हो, मजा भी आएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव 2024। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में अभी लोकसभा चुनाव चल ही रहे। लोकसभा चुनाव के लिए कल अंतिम चरण 1 जून को होगा, ठीक है। उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो ओवरऑल 7 चरण में देश के अंदर चुनाव होना था, उसमें से 3 चरण में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुए हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ में पहला चरण का जो चुनाव हुआ है 19 अप्रैल को हुआ है, जिसमें एक संभाग में या फिर ये बोले तो एक लोकसभा में चुनाव हुआ। उसके बाद 26 अप्रैल को चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में, जिसमें 3 लोकसभा सीट से हुआ है। और जो लास्ट 7 मई को चुनाव हुआ है, उसमें हुए 7 आपका लोकसभा सीट में चुनाव हुए हैं। तो इस जो चुनाव हुए हैं उसमें कौन से चरण में कितना मतदान पड़े हैं और ओवरऑल कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 पे मतदान पड़े हैं, ये चीज को इसमें हम लोग डिटेल जानेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इस बार की जो चुनाव हो रही है लोकसभा चुनाव, जिसमें छत्तीसगढ़ में
कुल मतदान प्रतिशत की बात करेंगे तो वह है 72.8%। ठीक है, 72.8% कुल मतदान प्रतिशत पड़े हैं। क्लियर? तुलना में ये 1.31% की वृद्धि देखी जाती है। क्लियर है? 3 चरण में हुआ है। पहला चरण 19 अप्रैल 2024 को। कितना सीट? 1 सीट। कहां पर? बस्तर क्षेत्र। ठीक है, यहां पर मतदान कितने परसेंट हुए जी? मतदान हुए हैं 68.29%। सेकेंड चरण में जो चुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़ में, वो हुआ है 26 अप्रैल 2024 को। कितने सीट पर? 3 सीट पर। एक कांकेर लोकसभा सीट, फिर उसके बाद महासमुंद और एक आपका राजनांदगांव। तो यहाँ पर कुल मतदान प्रतिशत कितने रहे जी? सबसे ज्यादा, सर्वाधिक 76.24%। और साथ में तीसरा चरण का जो चुनाव हुआ है 7 मई को, ठीक है, वो नीचे वाले पोर्शन को हटा दे तो ऊपर का जितने भी ये मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ में जो 7 लोकसभा बोले तो दुर्ग लोकसभा हो गया, फिर रायपुर लोकसभा, फिर कोरबा, फिर बिलासपुर, जांजगीर चांपा, फिर रायगढ़ और सरगुजा, ये 7 लोकसभा सीट मिला करके 71.98% मतदान मिले हैं। और तीनों को हम लोग जोड़ करके और 3 से अधिक भाग दे दे तो एवरेज आपका मतदान प्रतिशत मिलता है, वह है 72.8%। तो ये डाटा आपको याद रखना है क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। ऐसे भी आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और आने वाले में हो सकता है भाजपा की सरकार केंद्र में भी बने। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। हमारा अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर परियोजना। ये छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ परियोजना है जहां पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ की एक जिला है दुर्ग। दुर्ग के पास में भिलाई स्टील प्लांट है जो विश्व प्रसिद्ध प्लांट है, ठीक है, स्टील के लिए। उसके ही द्वारा आपका वही पास में एक मड़ौदा है, मड़ौदा। तो मड़ौदा में आप लोग सुने होंगे मैत्री गार्डन। रूस और भारत के संबंध मजबूत होने के लिए या फिर उसकी आपका पहचान के लिए मैत्री गार्डन का स्थापना किया गया है आपका मड़ौदा में। ठीक है, वहीं पर एक बांध है बड़ा सा, वहीं पर आपका सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं जो क्या होगा? तैरता हुआ रहेगा। ठीक है, स्थान की बात किया जाए तो स्थान कौन सा, कहां पर स्थापित किया जा रहा है? मड़ौदा वन जलाशय में, भिलाई या फिर दुर्ग। ठीक है, इसकी क्षमता क्या है जी? इस 15 मेगावाट। ठीक है, और आपको बता दूं कि ये जो है कहाँ है? आपका भिलाई में। किसके द्वारा? बीएसपी के द्वारा। और बीएसपी किसके अधीन कार्यरत कंपनी है जी? सेल। सेल के अधीन कार्यरत कंपनी। इनके द्वारा 15 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस किया जाएगा। और आप लोग सुने होंगे राज्य का एवं देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ लगा है? छत्तीसगढ़ के ही आपका राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ में, जहां पर 100 मेगावाट विद्युत प्रोड्यूस किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा। ध्यान रखना, एक 100 मेगावाट। ठीक है, और एक आप लोग और देखे होंगे, यदि दुर्ग से रायपुर के लिए आए होंगे, रायपुर से दुर्ग यदि जाओगे तो चरोदा भिलाई है। ठीक है, चरोदा भिलाई, वहां पर भी रेलवे के द्वारा देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है। कहां पर? BMY चरोदा। अब इसकी क्षमता क्या है? 50 मेगावाट। ठीक है, तो 3 जगह को आपको ध्यान रखना है। एक बीएसपी या फिर सेल के द्वारा लगाया गया सोलर परियोजना कहां पर है जो फ्लोटिंग करता है? वो आपका भिलाई मड़ौदा वन। ठीक है, दूसरा आप ध्यान रखना कि राज्य के द्वारा देश और राज्य का सबसे बड़ा सोलर परियोजना या फिर सोलर प्लांट की स्थापना कहाँ किया गया है? राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़, जहां की क्षमता क्या है? 100 मेगावाट। 100 मेगावाट प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी। और एक तीसरा याद रखना, किसके द्वारा? रेलवे के द्वारा। ठीक है, भारतीय रेलवे के द्वारा एक सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। वो कहां पर?
चौदह भिलाई में। क्लियर है? चलो इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए क्षमता देख लिए 15 मेगावाट, साथ में इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा नवीकरणीय ऊर्जाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, निर्माता कंपनी, ये जो परियोजना है इसको कौन कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है या स्थापित किया जा रहा है? मेन तो है आपका सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अधीन ही भिलाई में जो बीएसपी चलता है, भिलाई स्टील प्लांट। साथ में आपका इस जो परियोजना है उसमें बीएसपी का किसका, बीएसपी प्लस एनटीपीसी दोनों मिलकर के 50-50% आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस परियोजना में यदि पार्टनरशिप किस किस का है जी? बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट और एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इन दोनों का क्या है इसमें शेयर है 50-50%। ठीक है, राज्य का तथा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ है? डोंगरगढ़, 100 मेगावाट। किस पर आधारित है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर आधारित है। ठीक है, और रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ है जी? बीएम करचौदा, कितनी क्षमता है? 50 मेगावाट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, ये जो है हर एक साल इसको जारी करते हैं। किसके द्वारा जारी किया जाता है जी? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रेस के लिए कौन से देश में कितने मीडिया वालों को स्वतंत्रता है, किस टाइप से वो काम करते हैं, उस पर आधारित एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें भारत की स्थिति पहले से सुधरा है बट उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इस बार का संस्करण कौन सा है? 21 नंबर का। ये कहीं कहीं आपका 22वां संस्करण भी लिखा है, तो ध्यान रखना। ठीक है, इस सूची में कुल 180 देश शामिल थे, जिसमें से 180 में भारत को मिला है 159, 159वां रैंक मिला है। ठीक है, 180 में पहले के कंपेयर में 2 रैंक सुधार किया है, 2 रैंक का सुधार किया है। 2023 में कितना था? 161 वह रैंक था। ठीक है, पदक तालिका की बात किया जाए तो नॉर्वे जो है लगातार 7 वर्ष से प्रथम स्थान में है। 7 ईयर से ये फर्स्ट पोजीशन में है। सेकंड में है डेनमार्क और थर्ड में है स्वीडन। ठीक है, तो इसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हो वो इंपॉर्टेंट है, 159। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है अभी हाल ही में इटली में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। क्लियर है? कहाँ? इटली में। अब इटली में हो रहा है तो कुछ न कुछ आपके दिमाग में आएगा। ठीक, G7 शिखर सम्मेलन। क्लियर है? तो इसमें कौन कौन सा बात आपको याद रखना है? पहला बात ये याद रखना है कौन से संस्करण है? 50 नंबर का है। ठीक, कब से कब होगा? अभी 13 से 15 जून 2024 को होने वाला है। कहां पर होगा? ये इटली में हो रहा है, इटली में। और इटली के कौन से शहर में जी? अपुलिया के फसानो शहर में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता वहां के पीएम जो है जियोर्जिया मेलोनी। अब मेलोनी जी का संबंध यदि थोड़ा बहुत हंसी मजाक में लिया जाए तो अभी वर्तमान में भारत के जो पीएम है उनके साथ कनेक्शन किया गया था। और आपको बता दूं कि विशेष तौर पर या विशेष अतिथि के रूप में भारत को भी इनवाइट किए हैं इस सम्मेलन में। और G7 का एक्चुअल में भारत जो है सदस्य नहीं है, बट उनको अधिकार रहता है, जिस देश में इसकी अध्यक्षता किया जा रहा है उनको ये स्वतंत्रता रहता है कि वो अपने मनपसंद देश को इनवाइट कर सकते हैं। तो यहाँ के जो पीएम जी के द्वारा भारत को भी इनवाइट किया गया है, जिसमें भारत के पीएम जी जाएंगे। ठीक है, आपको बता दूं कि इसको G7 क्यों कहा जाता है? G7 क्योंकि इसमें 7 देश शामिल है। अभी कुछ समय पहले ये G8 भी कहलाता था।
G8। G8 क्यों कहलाता था? क्योंकि इसमें रूस शामिल हुआ था, बट कुछ कारणवश फिर से रूस क्या है, बाहर हो गया है। ठीक है, तो अभी भी वर्तमान में इसको G7 ही कहते हैं, क्योंकि इसमें 7 देश शामिल है। अभी 7 देश के नाम कैसे याद रखेंगे? ये याद रख सकते हो आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से, जो है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। ठीक है, जी से ये मान लो कि जर्मनी है, ये जर्मनी। फिर एफ से हो जाएगा आपका फ्रांस, एफ से फ्रांस हो गया। फिर जी से जापान हो गया, ये जापान। और यू से हो जाएगा यूके, यूके बोले तो आपका इंग्लैंड मान लो। ठीक है, यूके यूनाइटेड किंगडम। आई से हो जाएगा आपका इटली, इटली। ठीक है, और सी से हो जाएगा कनाडा, कनाडा। ठीक, फिर ई से होता है आपका अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। क्लियर है? ऐसे आपको याद रखना है। ठीक, तो इस टॉपिक में ध्यान रखना, G7 की अध्यक्षता कौन कर रहा है जी? इटली कर रहा है। और इस बार का संस्करण कौन सा है? 50वें क्रम का है। कब से कब होगा? 13 जून से आपका 15 जून 2024 को होने वाला है। जिसके मुख्य अतिथि कौन है जी? हमारे भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण दिवस मनाए हैं। दिवस का क्या नाम है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बायोडायवर्सिटी डे। ठीक है, ये 2024 में मनाए हैं। देखो ये दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से संबंधित। क्लियर है? तो इस बार का जो जैव विविधता दिवस मनाए हैं वो कौन सा संस्करण है? ये संस्करण है आपका 24वां नंबर का, 24वां नंबर का है। ठीक है, इसका पहला संस्करण की बात करें या फिर अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाना कब प्रारंभ किए हैं? ये आपका 2001 से स्टार्ट किए हैं, जो पहला संस्करण था। क्लियर है? अब इस बार का थीम इंपॉर्टेंट है। इस बार का थीम क्या है जी? योजना का हिस्सा बने। ठीक है, बी पार्ट ऑफ द प्लान, ये हमारी योजना का इस बार की जो दिवस है उसका थीम है। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो ये पृष्ठभूमि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाने के लिए कब दिसंबर 2000 में एक प्रस्ताव पारित किया है। किसके द्वारा जी? संयुक्त राष्ट्र महासभा, इनके द्वारा आपका प्रस्ताव पारित किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 22 मई को हम लोग अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाए करके। ठीक है, तब से आपका ये जो है 2001 से प्रारंभ किया है, प्रति वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाएंगे करके। क्लियर है? चलो इसके उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है, संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता अर्थात प्राकृतिक दुनिया के मुद्दों के बारे में समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि यह मनुष्य के लिए पानी, भोजन, ईंधन, आश्रय, दवाइयां और कपड़े का प्रमुख स्रोत है। क्योंकि इसी जैव विविधता के द्वारा ही हमको, मतलब बोला जाए तो यदि जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटीज है, तभी तो यहाँ पर आपका बहुत सारे चीज आपको देखने को मिल पाता है। नहीं तो पर्यावरण सही नहीं रहता, पारिस्थितिक तंत्र सही नहीं रहता, या जैवमंडल नहीं पाता, जैवमंडल अच्छे से नहीं देखने मिल पाता, तो कोई चीज की भी अस्तित्व नहीं रह पाता। ठीक है, अब देखो जैव विविधता क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जीवन की विविधता, मनुष्य, जानवर, पौधे, कवक, बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों को संदर्भित करती है जैव विविधता। क्लियर है? तो 22 मई को का क्या मनाते हैं हम लोग? जैव विविधता दिवस। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको कि 22 मई के साथ साथ आपको क्या क्या याद रखना है? एक आपको याद रखना है, 22 मई के साथ साथ आपको 22 मार्च को भी याद रखना है। ठीक है, और 22 अप्रैल को भी याद रखना है, अप्रैल। और एक तो अभी देखिए 22 मई को, ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट है। 22-22 का अच्छा जोड़ा है, संयोग है। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, जल दिवस। और ये सब क्या है जी? विश्व के ऊपर है, विश्व जल दिवस। ठीक है,
22 अप्रैल को भी विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। और ये आपका कौन सा है 22 मई को? विश्व जैव विविधता दिवस। ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं दिवस से संबंधित, तो इस दिवस को भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नया टॉपिक है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन जो है हुआ है हाल ही में। कहां पर हुआ है जी? ये आपका हुआ है रॉटरडैम, न्यूजीलैंड में हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो है पहली बार ऐसा हो रहा है। क्लियर है? कहां पर हो रहा है ये? रॉटरडैम, न्यूजीलैंड में। कब से कब? 13 से 15 मई 2024 के बीच हुआ है, ठीक। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है या फिर एग्जाम में इसलिए आ सकता है क्योंकि इस शिखर सम्मेलन में भारत के भी प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ठीक है। यहाँ पर देखो भारत ने यहाँ पहला अपना मंडप स्थापित किया था, ठीक है, मंडप स्थापित किया था। इस मंडल की स्थापना केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई थी और इसका उद्घाटन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव जो वर्तमान में कौन? भूपिंदर सिंह भल्ला के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखना है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन जो हुआ है 2024 का, कहाँ? रॉटरडैम, न्यूजीलैंड में, ठीक है, जिसमें भारत के द्वारा भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया गया है। क्लियर है? देखो इससे संबंधित या इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है आप सभी को पता है कि भविष्य का ईंधन किसे बोलते हैं? हम लोग हाइड्रोजन को बोलते हैं। तो हाइड्रोजन से संबंधित कुछ प्लांट स्थापित किया गया, कुछ प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है क्या, या फिर कुछ मिशन, उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल जानते हैं। भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन प्रारंभ कब हुआ है? 4 मई 2024 को प्रारंभ हुआ है। दूसरी बात, देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है जी? ये भी आपको ध्यान रखना है, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, कहाँ? हिसार, हिसार बोले तो हरियाणा में। देश का पहला मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ है जी? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हाइड्रोजन से चलने वाली भारत का पहली कार, देखो भारत में पहली कार बनाया गया है हाइड्रोजन से चलने वाली, ठीक। किस नाम से है जी? मिराई, मिराई नाम से है ये कार। और कौन से कंपनी के द्वारा बनाया गया है? टोयोटा कंपनी के द्वारा बनाया गया है। भारत का पहला बायोमास, बायोमास पर आधारित हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है, ये हाल ही में अभी लगाया गया है। कहां पर? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश पर लगाया गया है। तो हाइड्रोजन संबंधित कुछ फैक्ट ये है, आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है, ठीक है। ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित शिखर सम्मेलन वर्तमान में आयोजित किया गया है। अब ये जो है दूसरा संस्करण है। इसके पहले आपका पहली जो संस्करण हुई थी वो हुआ था यूके में। क्लियर है? अभी का हो रहा है ये जो है दक्षिण कोरिया में, ठीक है। दक्षिण कोरिया में आईए सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। क्लियर है? देखो अभी का दूसरा संस्करण है, पहला जो हुआ था यूके, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इस बार का हो रहा है दक्षिण कोरिया में। जो शामिल देश है दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम, ये दोनों देश शामिल होकर के इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, ठीक है। अब इसी एआई से संबंधित भारत में कुछ विशेष तौर पर जो बनाया गया है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसा देखो भारत का पहला एआई स्कूल, भारत में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल बनाया गया है, ठीक है। कहां पर बनाया गया है जी? ये तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरल में। और किस नाम से स्थापित किया गया है? शांतिगिरी विद्या भवन, शांतिगिरी विद्या भवन। भारत का पहला एआई टीचर, जो एआई टीचर यही केरल में आपको देखने को मिला। भारत का पहला एआई टीचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर बनाया गया है, ठीक है। कहां पर? केरल के ही स्कूल में। कौन से, किस नाम से जी? आयरिस नाम से, आयरिस नाम से लॉन्च किया गया था। यही केरल के इंग्लिश मीडियम स्कूल,
ये केरल के एआई पर आधारित जो स्कूल है वहीं पर आपका आयरिस एआई टीचर, ठीक है, लॉन्च किया गया था। अगली बात देखो, भारत का पहली एआई सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कौन सी है? ये बनेगी भविष्य में, लखनऊ, लखनऊ में बनेगी, लखनऊ यूपी। क्लियर है? अगला आप देखोगे कि भारत का पहला एआई और रोबोटिक्स पार्क, ठीक है, भारत का पहला है एआई और रोबोटिक्स पार्क, कहां पर? बंगलुरु, बंगलुरु कर्नाटक में। क्लियर? तो ध्यान रखना इतनी बातों को। नेक्स्ट बात है, भारत का पहला एआई से संबंधित फिल्म, ठीक है, कौन सी फिल्म भारत में बना है एआई से संबंधित? इराह, इराह नाम से आपका एआई फिल्म बना है। क्लियर? भारत का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देखो, भारत का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लस विश्व का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो विश्व की बात करेंगे तो विश्व में है डेविन, डेविन नाम से विश्व का पहला एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, अमेरिका। और इसी के बेस पर भारत भी एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर लॉन्च किया गया है, उसके नाम क्या रखा गया है? देविका, देविका। ठीक, भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है, ठीक है, भारत में किया गया है और विश्व का पहला है, ध्यान रखना। क्या नाम है जी? नाम है आपका इंद्रजाल, इंद्रजाल, ठीक है, एआई से संचालित है ये एंटी ड्रोन सिस्टम। क्लियर? एआई पर आधारित न्यूज एंकर ओडिशा में लॉन्च किया है, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा में लॉन्च एआई पर आधारित न्यूज एंकर है, ठीक, ओडिशा में। क्या नाम है जी इसका? लिसा, लिसा, ठीक है। तो इतनी बातों को याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, फिर और कुछ पॉइंट है आपका एआई से संबंधित। भारत का पहला टेले मानस चैट बोर्ड, ठीक है, टेले मानस चैट बोर्ड बनाया गया है, ठीक है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जहां पर चैट बोर्ड लॉन्च किया है वह है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ये आपका यूटी केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर एआई से संबंधित चैट बोर्ड लॉन्च किया है, क्या नाम से? टेले मानस, ठीक है। भारतीय जो ग्राम के लिए, जो भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, क्या नाम से जी? जुगलबंदी, जुगलबंदी लॉन्च किया है। अब ये कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है उसको ध्यान रखना है आपको, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। जो भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है, ये ग्रामीण स्तर है, वहां पर एआई चैटबॉट लॉन्च किया है जुगलबंदी, किसके द्वारा? आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एआई से संचालित यातायात प्रबंधन जो प्रणाली है वो लॉन्च किया है, ठीक है, कौन सा राज्य लॉन्च किया है? पहला राज्य कौन है भारत का? वो है आपका सिक्किम, सिक्किम राज्य में अब यातायात प्रबंधन से संबंधित जो प्रणाली है वो संचालित करेगा एआई के थ्रू, ठीक है। क्लियर? तो इतनी बातें जो है एआई से संबंधित है और सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरे वीडियो को देखने के बाद इसको नोट करना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली कम उम्र की भारतीय महिला। तो अभी हाल ही में एक महिला जो है बहुत कम उम्र की है, एक लड़की जो है 16 साल की है, मुंबई की रहने वाली, इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट जो विश्व का सबसे ऊंची पर्वत है, ठीक है, जिसको फतह किए हैं, किसके द्वारा वो देखते हैं। ये है आपका काम्या कार्तिकेय, ठीक है, उनका नाम क्या है जी? काम्या कार्तिकेय। ये 16 वर्ष की है और कहाँ के रहने वाली है? मुंबई। तो मेन पॉइंट ये हो गया कि भारत की कम उम्र की जो माउंट एवरेस्ट फतह की है उनका क्या नाम है? काम्या कार्तिकेय, ठीक। अभी हाल ही में इस माउंट एवरेस्ट पर कुछ कुछ और कीर्तिमान बने हैं जिसके बारे में हम लोग अभी और जान लेते हैं। देखो, सबसे ज्यादा बार अभी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली एक महिला जो वर्तमान में ही 29 बार, कितना बार? 29 बार फतह की है, ठीक है, कौन है? कीमा रीता, कीमा रीता शेरपा,
शेरपा। ये कीमारीता शेरपा जो है 29 बार इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। कहाँ की रहने वाली है? नेपाल। अभी हाल ही में सबसे उम्रदराज भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, क्या नाम है? ज्योति रात्रे। कितने वर्ष की है? 55 वर्ष की। और कीमारीता जो है ये है 54 वर्ष की। ठीक है, तो भारत की तरफ से 2 कारनामा, एक कम उम्र की महिलाएं चढ़ी है, ठीक, और एक सबसे वृद्ध महिला है। ठीक है, अब इस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला की बात करोगे तो ये है आपका जुको ताबोई। कहाँ की है? जापान, 1975 में। और भारतीय महिला की बात करेंगे, पहली भारतीय महिला, वो आप लोग सब जानते होंगे, बछेंद्री पाल, जो 1984 में माउंट एवरेस्ट फतह की थे। ठीक है, पहली विकलांग महिला ये है भारत की, है ना, अरुणिमा सिन्हा। ठीक, और ऐसे ओवरऑल बात किया जाए कि विश्व में पहला व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट फतह किए हैं उनका नाम है सर एडमंड हिलेरी, ये है न्यूजीलैंड की। ठीक है, तो इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है, आने वाले कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिल सकता है इससे संबंधित प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं आगे भाई। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। हाल ही में एक जर्मन लेखिका को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये इंटरनेशनल संबंधित करंट है, इंपॉर्टेंट है। तो प्राप्तकर्ता कौन है? जर्मन लेखिका जो है वो है आपकी प्राप्तकर्ता। तो जर्मन लेखिका कौन है देखते हैं, ये है आपका जेनी इप्रेन बेक। ठीक है, ये जर्मनी लेखिका है। बुक का नाम, इसके बुक का नाम क्या है? कैरोस। कैरोस बुक का नाम है। ठीक है, जिसका अनुवाद इंग्लिश में किया है। इंग्लिश में कौन किया है जी? माइकल हाफमैन। हाफमैन, ठीक है, हाफमैन के द्वारा, माइकल हाफमैन के द्वारा ये जो जर्मन में इस बुक को लिखी थी, ठीक है, उसको क्या किया है? इंग्लिश में अनुवाद किए हैं। ध्यान रखना, किसके द्वारा इंग्लिश में अनुवाद किया गया है? माइकल हाफमैन। महत्वपूर्ण तथ्य, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में अनुवादित तथा यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में प्रकाशित बुक पर दिया जाता है। क्लियर है? भारत में 2022 में किसे प्राप्त हुआ था? भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करोगे तो, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करोगे तो आप भारत की जो गीतांजलि श्री को 2022 में प्राप्त हुआ था। उसकी कौन से बुक के लिए जी? टॉम्स ऑफ सेंट। इसके लिए भारत में 2022 में गीतांजलि श्री को प्राप्त हुआ था। अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में नए सदस्य शामिल हुए हैं। ये जो नए सदस्य शामिल हुआ है ना अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, उसमें नए जो सदस्य शामिल हो रहे हैं वो है आपका स्पेन। अब जो है वर्तमान में कुल कितने देश शामिल हो जाएंगे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में? 99 देश। आपको मैं बता दूं कि एकमात्र विश्व का जो संगठन है, ठीक है, जो भारत में उसकी मुख्यालय है, वह है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें जो नए शामिल देश है वो है स्पेन। ठीक है, जो अब 99 देश इसमें शामिल हो जाएंगे कुल। ठीक है, अब इसकी स्थापना की बात किया जाए, देखिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में नए सदस्य शामिल हुए हैं। शामिल देश कौन सा है? ये है स्पेन है। अब इसमें टोटल 99 देश शामिल हो गए हैं। और एक चीज अभी इंपॉर्टेंट यह है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का एक नया सदस्य बनने के लिए भी क्वालिफाई हुआ है। कौन सा देश? फिलिस्तीन। अब ये अलग पॉइंट है और ये अलग है, ठीक है, बट दोनों क्या है, नए देश शामिल हुए हैं, इसलिए दोनों को एक साथ अपन यहाँ पर बता दिए हैं। क्लियर है? आपको बता दूं कि एकमात्र ये जो है संस्था है, ठीक है, जो विश्व का बहुत सारे देश शामिल है, उसका हेडक्वार्टर्स भारत में है। भारत के आपका गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक,
देखो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुआ था। जो कोप 21 हुआ है कहां पर, पेरिस में, उसी में आपका ये घोषणा किया गया था कि एक संस्था बनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस, जिसको कौन बनाया था जी, भारत और फ्रांस, भारत प्लस फ्रांस मिलकर के इसकी स्थापना किया था। ठीक है, जिसकी स्थापना किया था और उसका मुख्यालय कहां बनाया गया है, गुरुग्राम हरियाणा में 2015 में हुआ है। ठीक, चलो अगला हमारा टॉपिक है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027। अभी हाल ही में एक घोषणा किया गया है कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा फुटबॉल से संबंधित 2027 का। उसका मेजबानी किस देश को मिला है, वो मिला है ब्राजील को, क्योंकि ये स्पोर्ट्स संबंधित है तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। ये जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा, कब होगा, 2027 में। कौन से संस्करण का रहेगा, 10th नंबर का रहेगा। और जो 9th क्रम का हुआ है अभी हाल में, कहा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है। ठीक है, जिसकी विजेता कौन रहे हैं, स्पेन। इसका पहला संस्करण जो हुआ था वो हुआ था 1991, कहां पर, चीन में हुआ था। क्लियर है। ठीक, तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ होगा, ये इंपॉर्टेंट है, कहां पर होने वाला है, वो होगा ब्राजील में, 10th नंबर के है। कब होगा, 2027 में होगा। ठीक, अगला टॉपिक हमारा है कि दुनिया का पहला 6G डिवाइस अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है, अभी तक तो 5G देख रहे थे, अब ये आपका 6G लॉन्च हो गया है। कहां पर, जापान में। और इसकी स्पीड कितना है जी, 330 फीट की अधिक दूरी पर 100 GB प्रति सेकेंड की स्पीड से डाटा ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, 330 फीट की अधिक दूरी पर 100 GB प्रति सेकेंड की स्पीड से डाटा ट्रांसफर कर सकता है। अभी वर्तमान में G5 चल रहा है, इससे देखा जाए तो इसकी डाटा 20 गुना अधिक डाटा ये ट्रांसफर कर सकता है और इसकी स्पीड रहेगी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है थाईलैंड बैडमिंटन ओपन प्रतियोगिता 2024। थाईलैंड में जो है बैडमिंटन संबंधित एक प्रतियोगिता हुआ है, जिसमें भारत से या भारत के 2 खिलाड़ियों के द्वारा गोल्ड जीता गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कहाँ हो रहा है, थाईलैंड में आयोजित हो रहा है, थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुआ है, जिसमें पुरुष युगल में एक है आपका सात्विक साईराज, ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी, और साथ में चिराग शेट्टी, ये दोनों जो है इसकी विजेता बने हैं, भारत से है ये दोनों। उप विजेता की बात किया जाए, चेंग बोयान और लियू यसी, ठीक है, ये 2 नाम है। ठीक, कहाँ के है ये, चीन के है, तो ये उप विजेता है। अभी हाल ही में हुआ है, कब से कब तक, 14 से 19 मई को। ठीक है, तो ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। यह उपलब्धि भारत के लिए है, क्योंकि भारत के द्वारा यह प्रतियोगिता में फाइनल जीता है। क्लियर है। तो आप लोग अभी देखें कि सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह मई मंथ का पार्ट 1 का वीडियो है, इसके बाद मैं पार्ट 2 का वीडियो भी लाऊंगा। तो आप सब इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।